अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट टाइम हमने कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, कुछ हमने उसमें डिजीजेस पढ़ी थी पहले लेक्चर में। और आज जो है हम हाइपरटेंशन स्टार्ट करेंगे। जो डिसऑर्डर उसमें रह गए हैं तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला डिसऑर्डर है दैट इज हाइपरटेंशन, इन शॉर्ट वी कॉल इट एचटीएन, जो बहुत ही मशहूर शॉर्ट फॉर्म है इसका। हाइपरटेंशन जो है, हाइपर का मतलब होता है हाई और टेंशन का मतलब होता है प्रेशर। बट यहाँ पे हम हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल मतलब बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है, बहुत ही कॉमन मसला है। ठीक है, अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है कि आपका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड पंप कर रहा है, और जितना ब्लड आपके आर्टरीज में जा रहा है तो आर्टरी में उसका जो है ना वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। यानी एक पाइप में जो है ना पानी, एक तो बहुत कम कम पानी आ रहा होता है, एक नॉर्मल आ रहा होता है और एक बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। ठीक है, तो आप समझो कि ये बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं यानी हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, हाइपरटेंशन की कुछ कैटेगरीज होती है। मतलब कभी ब्लड प्रेशर लो होता है, कभी नॉर्मल होता है, कभी फर्स्ट डिग्री जो है वो फर्स्ट स्टेज हाइपरटेंशन होता है, कभी सेकंड स्टेज होता है, कभी क्राइसिस हो जाते हैं। तो इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये सारी चीजें होती क्या है। जैसे आपको पता है कि ब्लड प्रेशर को हम दो हिस्सों में लेते हैं, 120/80। आपको जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर पता है ना, तो ऊपर वाला जो 120 होता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक, यानी ये ब्लड प्रेशर हार्ट के कंट्रैक्शन की वजह से आता है। और नीचे वाला जो होता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक, यानी ये हार्ट के रिलैक्सेशन की वजह से आता है। ब्लड प्रेशर के इसी तरह दो रेंजेस होते हैं 120/80, यानी एक आपका ऊपर वाला सिस्टोलिक और एक नीचे वाला डायस्टोलिक। ठीक है, अब जब आप इसको देखेंगे तो इसकी कुछ कैटेगरीज होती है। इसमें जब हम ये वाला देखेंगे ना, तो ये होता है सिस्टोलिक यानी स्क्वीजिंग कंट्रैक्शन की वजह से, और ये होता है डायस्टोलिक डिकम्प्रेस रिलैक्सेशन का। ठीक है, आप समझो कि ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, आप ऐसे समझो। ठीक है, हाइपोटेंशन क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर कम होता है, लो ब्लड प्रेशर, उसको हाइपोटेंशन कहेंगे। हाइपोटेंशन कब होगा, जब आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 100 से कम होगा और नीचे वाला 60 से कम होगा, तो ये हाइपोटेंशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर जो है 90 आया और नीचे 50 आया तो ये हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। लो ब्लड प्रेशर इतना बड़ा मसला नहीं होता है, इसको हम वापस नॉर्मल करवा सकते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा मसला होता है। ठीक है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको होता है 120/80 होता है। प्री हाइपरटेंशन यानी प्री एचटीएन जो लिखा है, प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन ये होता है कि एक बंदे को अभी ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का मसला है नहीं, लेकिन वो उस रिस्क पर है। ठीक है, उसको खतरा हो सकता है। अगर किसी का ब्लड प्रेशर मुसलसल 120 से 129 से 130 के बीच में रहता है और नीचे वाला जो है वो भी 80 to 90 के बीच में हो, तो हम कहते हैं कि ये प्री हाइपरटेंशन है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। अगर 130 से 139 140 के बीच में हो और नीचे वाला 90 तक हो, ठीक है, तो वो हाइपरटेंशन स्टेज 1 कहलाएगा। यानी ब्लड प्रेशर का मसला उसको है, हाई ब्लड प्रेशर का, लेकिन अभी वो स्टेज 1 पे है। ठीक है, स्टेज 2 पे कब होगा, जब वो 140 से 180 के बीच में होगा। ठीक है, ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो 90 से ऊपर जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद एसटीएन क्राइसिस यानी हाइपरटेंशन क्राइसिस, जब बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लड प्रेशर हो जाता है, वो 180 के ऊपर जाता है, 180, और नीचे वाला 120 के ऊपर जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हम ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन जब नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाता है उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, अच्छा, अब जब हाइपरटेंशन हो जाता है यानी किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर का इशू है, तो उसको कौन कौन से मसले हो सकते हैं या उसके कौन से ऑर्गन इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले विजुअल चेंजेस, यानी उसके नजर के मसले शुरू हो जाते हैं। डैमेज ब्लड वेसल इन द रेटिना, जिसकी वजह से ब्लड विजन कांट फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो आंख में लेयर होती है ना, रेटिना जो देखने वाली लेयर होती है बेसिकली, तो उसके ब्लड वेसल हाई ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज होता है, जिसकी वजह से जो नजर होती है वो ब्लर हो जाती है, यानी कि धुंधली हो जाती है, और किसी भी चीज पर आप बिल्कुल सही से फोकस नहीं कर सकते हो, बिल्कुल क्लियर अक्षर नहीं नजर आती। इसी तरह हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक वीक एंड नैरो वेसल्स कुड लीड टू रप्चर ऑफ वेसल्स। कोई ना कोई ब्लड वेसल जैसे होते हैं जो बारीक होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, वो ज्यादा प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और उसकी वजह से वो फट जाते हैं। जब वो फट जाते हैं तो अंदर जो है वो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। ये चीज अगर ब्रेन में हो जाए तो ब्रेन में फिर वो फालिज के मसले होते हैं, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहेंगे। ठीक है, इसी तरह कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसको सीएचएफ कहते हैं, ओवर वर्किंग ऑफ द हार्ट मसल्स, वेंट्रिकल एनलार्जेस।
यानी जब ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसका हार्ट जो है वो मतलब हार्ट के मसल्स हद से ज़्यादा उनको प्रेशर मिलता है और हद से ज़्यादा काम करते हैं। भले उससे ब्लड इतना ज़्यादा नहीं जा रहा होता है, लेकिन उसके मसल बहुत ज़्यादा हाईली कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से उसका साइज़ बढ़ता है, वेंट्रिकल्स अपने साइज़ में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मसला भी हो सकता है। ये अभी हम पढ़ेंगे आगे कि ये क्या चीज़ है। इसी तरह रेनल फेलियर, टू मच ब्लड फ्लोइंग टू द किडनीज़ एट अ फास्ट रेट इन हाई ब्लड प्रेशर। अगर किडनी को बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हो रहा है, तो किडनी भी फेल हो सकती है, क्योंकि वो इतना प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकती, ठीक है? अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, यानी ऐसे कौन से मसले होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो उसके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर के भी कुछ टाइप्स है, जैसे प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन होता है, इसका मतलब होता है आल्सो कॉल्ड एसेंशियल और इडियोपैथिक हाइपरटेंशन। यानी इसके आपको वजह नहीं पता कि ये किस वजह से है, ठीक है? बस बंदे को ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, पीछे वजह नहीं पता, ठीक है? इस तरह के ब्लड प्रेशर को हम प्राइमरी हाइपरटेंशन कहते हैं, या एसेंशियल, या उसको एडियोपैथिक कहते हैं। एडियोपैथिक का वर्ड जहाँ आता है इसका मतलब होता है अननोन कॉज, यानी ऐसी वजह या ऐसी बीमारी जिसकी कोई वजह मालूम नहीं हो, ठीक है? नॉट क्यूरेबल, ओनली कंट्रोलेबल। इसको आप ट्रीट नहीं कर सकते हो, यानी इसको आप खत्म नहीं कर सकते हो, इसको आप सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, यानी जैसे फॉर एग्जांपल किसी को किडनी का मसला है और किडनी की वजह से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ठीक है? तो उसको जो है वो किडनी का मसला आप ठीक करोगे, ब्लड प्रेशर खुद ब खुद सही हो जाएगा। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें सब कुछ सही होता है, आपको वजह पता नहीं होती और ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में नहीं होता, ठीक है? ज़्यादातर ये अफ्रीका और अमेरिका के लोगों में ये चीज़ होती है, मतलब जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है। अभी तो पाकिस्तान में भी मतलब अच्छा खासा हाइपरटेंशन के मसले बहुत ज़्यादा है। इसी तरह कुछ लोगों को जो फैमिली में मतलब फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ लोग ज़्यादा एज में 50-60 में पहुंच जाते हैं, उसके बाद ये होता है। कुछ लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, उनको हाइपरटेंशन का मसला होता है। कुछ लोग जो कैफीन बहुत ज़्यादा लेते हैं, मतलब चाय वगैरह, सिगरेट, इस तरह की चीज़ें जो है वो जो है करते हैं, ठीक है? तो वो उनको ये मसले होते हैं। अ, अच्छा, ब्लड प्रेशर को चेक कैसे करते हैं, ये तो मतलब नॉर्मल चीज़ है, सबको पता होता है। प्लेस स्टेथोस्कोप और द ब्रेकियल आर्टरी जो कि हमारे हाथ में होती है ना, यहाँ पे ये जो एल्बो में जहाँ पे आर्टरी होती है, ब्रेकियल उसको कहते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने स्टेथोस्कोप रखना है, वो जो स्पेक्ट्रोमैनोमीटर होता है वो आपने बांधना है, और इसी तरह पेशेंट का जब आप ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो इस बात को आपने मेक श्योर करना है कि 30 मिनट्स के पहले, यानी ब्लड प्रेशर के 30 मिनट पहले उसने कोई सिगरेट वगैरह, कोई इस तरह का एक्सरसाइज या कोई चीज नहीं की हो, क्योंकि उसकी वजह से वैसे ही जो है वो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है? अच्छा, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू सिट इन अ चेयर विद लेग्स अनक्रॉस एंड कीप आर्म एट हार्ट लेवल। आपने जो है मरीज को चेयर पे बिठाना है, पाँव उसके बिल्कुल सीधे होने चाहिए और हाथ उसके दिल के लेवल पे होने चाहिए, ठीक है? तो उसका ब्लड प्रेशर आप चेक करोगे। ब्लड प्रेशर के और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं कि जहाँ पे इनोलेशन हुई हो, जहाँ पे कोई सर्जरी हुई हो, कोई चोट लगी हो, वहाँ से आपने ब्लड प्रेशर नहीं लेना होता। कहीं पे कोई चीज़ ऐसी लगी हुई है तो वहाँ से हम नहीं करते, ठीक है? लेकिन ये बेसिक चीज़ जो है आपको यहाँ पे बताई गई है। अच्छा, इसके अलावा सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन यानी जो किसी वजह से हो ना, वजूहात हो जिसके पीछे, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज है, कुशिंग्स डिजीज की वजह से होता है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज की वजह से होता है, प्रेगनेंसी की वजह से होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होता है, या कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव्स यानी कुछ दवाइयाँ लोग लेते हैं उसकी वजह से होता है, ठीक है? तो इन मसलों की वजह से अगर ब्लड प्रेशर के मसले होते हैं, ब्लड प्रेशर का जो है वो हाई होता है, तो इन मसलों को जब हम ठीक करेंगे तो ब्लड प्रेशर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो ब्लड प्रेशर का ऐसा मसला जिसके पीछे कोई रीजन हो उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। अच्छा, साइन सिम्टम क्या होंगे, मतलब ब्लड प्रेशर के क्या अलामत होते हैं, ठीक है? आपको कैसे पता चलेगा बंदे का ब्लड प्रेशर हाई हुआ है? यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, अक्सर कोई अलामत नहीं होते, आपको नहीं पता चलता, ठीक है? इसीलिए इसको साइलेंट किलर कहते हैं। मतलब आपको अंदर से मार रहा होता है बट आपको नहीं पता चलता, ठीक है? कभी कभी नज़र में मसला होता है, कभी चेस्ट पेन होता है, कभी सर दर्द होता है, कभी नाक से जो है वो खून आता है, तो ये सारे उसके साइन सिम्टम होते हैं। इसके अलावा पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसको बताओगे कि भाई आपने सोडियम लेने, सॉल्ट वगैरह ज़्यादा नहीं लेना, ब्लड प्रेशर को आपने
चेक करते रहना है, उसका रिकॉर्ड आपने रखना है, ठीक है। अल्कोहल नहीं लेने, एक्सरसाइज आपने मेंटेन करना है कि एक्सरसाइज आप करेंगे, स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है। इसी तरह वेट लॉस जो है आपने, आप अगर बंदे को जरूरत है कि वेट उसका बहुत ज्यादा है तो आपने उसको बताना कि भाई अपना वेट कम करो, ठीक है। इसी तरह एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो है, यानी ये आपने शायद फार्मा में पढ़ा होगा, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो देख लें, बहुत अच्छी वीडियो थी वो, पीपीटी बहुत अच्छी थी। तो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन जो है, यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ यूज की जाती है। एक होती है एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट करने वाली दवाइयाँ ACE इनहिबिटर कहते हैं उसको, जिसके लास्ट में प्रिल आता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा होते हैं बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायरेटिक्स और डिगॉक्सिन। ये कुछ 4-5 क्लासेस है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाई होती है, ठीक है, जिसको आप देके मरीज का ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है दैट इज कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके पैथोलॉजी मतलब ये है क्या, कार्डियक डिसऑर्डर दैट इंपेयर्स द एबिलिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स टू फिल और इजेक्ट प्रॉपर्ली। मतलब ये वेंट्रिकल्स का मसला होता है जिसमें वेंट्रिकल्स ना पूरे तौर पर फिल होते हैं, यानी उसमें ना पूरा ब्लड आता है और ना ही वो पूरे तौर पर ब्लड बॉडी को दे सकता है, ठीक है। इस तरह का मसला कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाता है। द हार्ट मसल कांट पंप एनफ टू ब्लड टू मीट द बॉडीज नीड्स। मतलब हार्ट के मसल जो होते हैं वो इतना ब्लड पंप नहीं कर पाते, इतना ब्लड बॉडी को नहीं दे पाते जो बॉडी की नीड होती है, ठीक है। तो इस तरह के मसले को हम क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आसान जबान में यानी हार्ट की इनएबिलिटी कि वो बॉडी को ब्लड दे सके, बॉडी को जितनी जरूरत है उतना ब्लड ये बॉडी को नहीं दे पाता, इस तरह के मसले को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं, CHF कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन सी चीजें हैं जो ये मसला करवा सकते हैं, CHF करवा सकते हैं। पहले है अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, जब आपका हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, या कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, किसी को पैदाइशी तौर पर हार्ट का कोई मसला हो, किसी का हार्ट का रिदम डिस्टर्ब हो, हार्ट बीट प्रॉपर सही नहीं हो, करोनरी आर्टरीज का मसला हो, ठीक है, या फिर हार्ट के वॉल्स में कोई मसला हो, या हार्ट के मसल्स में कोई मसला हो, तो ये सारी चीजें हार्ट फेलियर की तरफ बंदे को लेके जा सकती है, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि बंदे को CHF है, उसमें पता चलेगा बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड्स, BNP जिसको कहते हैं, बी टाइप या बी नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड जिसको कहते हैं, ये बढ़ जाते हैं। मतलब इसका आप एरो देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ गया हुआ है, मतलब जब ये बढ़ेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि बंदे को CHF है। अब यहाँ पे आपको इसका थोड़ा बहुत डिटेल बताया हुआ कि ये है क्या। BNP एज अ पेप्टाइड रिलीज व्हेन द वेंट्रिकल स्ट्रेचेस फ्रॉम बीइंग फिल्ड विद टू मच फ्लूइड। जब वेंट्रिकल्स बहुत ज्यादा फ्लूइड से भर जाते हैं और वो प्रॉपर बॉडी को ब्लड नहीं दे पाते, ठीक है, तो वहां से एक पेप्टाइड रिलीज होता है, मतलब आप समझो एक केमिकल रिलीज होता है जिसको कहते हैं BNP, ठीक है। और जब ये ज्यादा होता है, जब ये ज्यादा रिलीज होगा तो मतलब इसका ये है कि आपको एक सिग्नल दे रहा है कि बंदे को CHF हुआ है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ज्यादा है या कम है, तो उसका नॉर्मल रेंज आपको बताओ। जैसे BNP जो है अगर 100 से कम है, ठीक है, लेस देन 100 है, तो ये एक्सपेक्टेड रेंज है, मतलब ये सही है, नॉर्मल है, ठीक है। अगर 100 से 300 के बीच में है तो ये सस्पेक्टेड है, आपका शक जाएगा कि मे बी इसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ठीक है। अगर 300 से ऊपर है तो माइल्ड है, मतलब हार्ट फेलियर है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, थोड़ा बहुत है, ठीक है। और अगर 600 से ऊपर है तो मॉडरेट है, और इससे भी ज्यादा जाएगा तो फिर मुकम्मल हार्ट फेलियर है, फिर वो बंदा जो है वो आप कह सकते हो कि दैट विल लीड टू डेथ, ठीक है। तो ये BNP का लेवल हम देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे करते हैं, चेस्ट एक्सरे में हमें पता चलता है हार्ट थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है, और लंग्स में अक्सर पल्मोनरी इनफिल्ट्रेट यानी लंग्स में पानी जमा हो चुका होता है, ठीक है। इको करते हैं, इको कार्डियोग्राम, जिससे पता चलता है, इको बहुत नॉर्मल चीज है, नाम सुना होगा आपने, मेजर इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसमें हमें ये पता चलता है कि हार्ट कितना ब्लड दे रहा है, उसका EF कितना है ना, 50 to 70% नॉर्मल होता है। तो अगर वो कम है, 50 से कम है, तो मतलब हार्ट फेलियर है, सही है। वो जितना कम होगा उतना खतरनाक होगा, सही है। कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट, कुछ एक्सरसाइज वाले टेस्ट करवाते हैं बंदे को, रनिंग करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं,
अगर वो कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता है या थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद वो थक जाता है, उसको कोई मसले शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहलाएगा या फिर उसकी भी एक निशानी होती है। अच्छा, फिर ये हार्ट फेलियर जो है ये अक्सर लेफ्ट साइड का होता है, कभी राइट साइड का होता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर या राइट साइडेड हार्ट फेलियर, अब इसमें फर्क क्या होता है? जिसे लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर जो है इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर भी कहते हैं, यानी एलवी हार्ट फेलियर भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक मतलब जब वो सिस्टोल नहीं कर पाता, जब वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता, और डायस्टोलिक जब वो खुल नहीं पाता इतना कि उसमें जो है वो ब्लड जमा हो सके, सही है। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या लिखा है? वीकेंड हार्ट मसल, हार्ट के मसल वीक होते हैं और वेंट्रिकल जो है, जो वेंट्रिकल जो चैम्बर होता है वो प्रॉपरली ब्लड इजेक्ट नहीं कर पाता, यानी वो बॉडी को ब्लड नहीं दे पाता, ठीक है, सिस्टोल नहीं कर पाता वो, इसीलिए उसको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर कहते हैं, ठीक है। ejection fraction reduced, also called heart failure with reduced ejection fraction, मतलब इसको इजेक्शन फ्रैक्शन यानी हार्ट का जो ब्लड पंप का जो प्रोसेस है वो कम हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? आल्सो कॉल्ड हार्ट फेलियर विद रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब वही नाम से पता चलता है ना, HFREF, बस यही आप समझो कि रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन हो जाता है इसमें लेफ्ट साइड में, ठीक है। अच्छा, अगर ये डायस्टोलिक हो तो उसमें क्या होगा? स्टिफ एंड नॉन कंप्लायंट हार्ट मसल्स, द वेंट्रिकल डज नॉट फिल प्रॉपर्ली, उसमें मसल जो है वो प्रॉपर्ली खुलते नहीं है, जिसकी वजह से हार्ट में मसल्स, हार्ट के अंदर जो है वो ब्लड आएगा नहीं, जब ब्लड आएगा नहीं तो वो जाएगा कैसे बाहर की तरफ, ठीक है। तो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन ऑल्सो कॉल्ड हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन, मतलब इसमें इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होता है लेकिन वो ब्लड इतना आता नहीं है, सही है, पीछे से ब्लड कम आ रहा होता है। अच्छा, फ्लूइड इज बेकिंग अप इनटू द लंग्स, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर जो होगा तो इसमें क्या होता है कि ब्लड जो है वो लंग्स में जमा होता रहता है, ठीक है, पल्मोनरी सिम्टम उसमें आएंगे, इसमें लंग्स के मसले आएंगे, सांस के मसले, खांसी वगैरह उसमें आएगा। अच्छा, अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर की बात करते हैं तो इसको राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर भी कहते हैं, टिपिकली अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, और अगर किसी को लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है तो उसकी वजह से राइट साइड खुद ब खुद फेल हो जाता है, ठीक है, मतलब किसी का लेफ्ट साइड फेलियर है ना तो उसका राइट साइड भी फेल हो जाएगा। When the left ventricle fails, the pressure from fluid build up and causes a big flow of fluid into the right side of the heart. This causes damage to the right side of the heart muscle. क्योंकि लेफ्ट साइड में जो ब्लड जाता है वो तो राइट से ही जाता है ना, तो अगर लेफ्ट फेल होगा तो ब्लड जमा होगा राइट में जमा होते होते राइट साइड भी फेल हो जाएगा, और इसका अक्सर जो है ब्लड पीछे फिर बॉडी में जमा होता रहता है, क्योंकि आगे जाता नहीं है, तो वेन में जमा होगा, फिर हाथों पाँव में जमा होगा, ठीक है, ये आप देख रहे हो ये पूरी बॉडी में ब्लड जमा हुआ है। तो फ्लूइड इज बेकिंग अप इनटू द वेनस सिस्टम, यानी आपके वेन्स में जो है ब्लड जमा होता रहता है, आगे जाता नहीं है, ठीक है। राइट साइड रेस्ट ऑफ द बॉडी, यानी इसमें रेस्ट ऑफ द बॉडी जो होती है लंग्स को छोड़ के, लंग्स में नहीं, लंग्स में अगर पानी जमा हो रहा है तो इसका मतलब कि वो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर है, अगर बाकी बॉडी में जमा हो रहा है तो इसका मतलब कि वो राइट साइड हार्ट फेलियर है, ठीक है। तो इस तरह किसी को लेफ्ट साइड होता है, किसी को राइट साइड होता है, अगर किसी को लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो उसको उस लेफ्ट की वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर भी हो सकता है, और किसी को एक साथ दोनों हो सकते हैं, ठीक है, तो ये हार्ट फेलियर। अच्छा, फिर इसके साइन सिम्टम ये बताए हैं कि पल्मोनरी सिम्टम, यानी अगर लेफ्ट साइड हो तो उसको क्या होगा? ट्रबल ब्रीदिंग, यानी सांस लेना मुश्किल होगी, जिसको डिस्पनिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ट्रबल ब्रीदिंग वाइल लाइंग डाउन, यानी जब वो लेटता है, और थोपनिया जिसको कहते हैं, थो उसको सांस लेना मुश्किल होती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त उसको मुश्किल होती है, जिसको नक्टर्नल पैरोक्सिस्मल डिस्पनिया कहते हैं, ठीक है। रेल्स या क्रेकल्स हर्ड इन द लंग्स में ना, उसको जब वो सांस ले रहे हो तो इससे डिफरेंट आवाजें आ रही होती है। कांस्टेंट कफ, मतलब मुसलसल उसको खांसी रहती है, और अक्सर खांसी में जो है वो ब्लड आता है, कभी ब्लड में जो है वो स्प्यूटम भी आता है, यानी कि बलगम आता है, ठीक है। अच्छा, वेनस जो राइट साइड हार्ट फेलियर होगा उसके क्या साइन सिम्टम होंगे कि लेग्स और हैंड्स, यानी हाथ पांव जो है वो स्वेल होते रहेंगे, हर दिन उसका 2 से 3 पाउंड वजन जो है वो बढ़ता रहेगा, उसमें एडिमा होगा, यानी हाथ पांव जो है स्वेल होंगे, पानी जमा होगा। लार्ज नेक वेन, जो नेक में हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं ना जो नजर आते हैं, वो बहुत बड़ी हो जाती है बेसिकली, जिसको जुगुलर वेन डिस्टेंशन कहते हैं, G6VD, ठीक है। एब्डोमिनल ग्रोथ, गर्द,
यानी उसका पेट जो है बड़ा हो जाता है क्योंकि पेट में पानी जमा होता है ना, उसको एसाइटिस कहते हैं। इसी तरह इनलार्ज लिवर बिल्डअप ऑफ फ्लूइड फ्रॉम बिल्डअप इनलार्ज लिवर फ्रॉम बिल्डअप ऑफ फ्लूइड इस हेपेटोमेगेली, यानी कि उसका लिवर भी अक्सर साइज में बड़ा हो जाता है। दिस में कॉज नोजिया, एनोरेक्सिया एंड ब्लोटिंग, जिसकी वजह से उसको पेट के मसले, उल्टी और भूख ना लगना, इस तरह के मसले जो है शुरू हो जाते हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज एंजाइना पेक्टोरस। जैसे अगर आपको पता है कि एंजाइना पेक्टोरस में भी आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा होगा क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा खासा टॉपिक है ये, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरस या एंजाइना वर्ड का मतलब होता है चेस्ट पेन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइना इज चेस्ट पेन एसोसिएटेड विद इस्कीमिया। इस्कीमिया यानी कि जब हार्ट के ब्लड को या हार्ट के जो मसल्स होते हैं, मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले और आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ठीक है, तो हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वहां पे मसले होना शुरू हो जाते हैं, टिश्यू डैमेज होते हैं। जब टिश्यू डैमेज होते हैं तो वहां पे पेन होना शुरू हो जाता है, और ये पेन जो हार्ट के मसल से आता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, जिसको हम इस्कीमिया कहते हैं, इस तरह के पेन को हम कहेंगे एंजाइना, ठीक है। इट इज ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ इट लॉस्ट वन मेजर कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, एटलीस्ट वन मेजर कोरोनरी आर्टरी। देखिए जब कोई भी एक जो बड़ी कोरोनरी आर्टरी होती है, अगर उसमें से कोई एक बड़ी आर्टरी या कोई कई छोटे छोटे आर्टरी जो है वो ब्लॉक हो जाए, ठीक है, तो उसको हम एंजाइना पेक्टोरस कहेंगे। तब जो सीने का या दिल में किसी भी आर्टरी के ब्लॉक होने की वजह से जो दर्द आता है वो एंजाइना पेक्टोरस कहलाता है, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरस जो है वो डिफरेंट उसके टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक जो है उसको हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना, उसको प्रेडिक्टेबल एंजाइना कहते हैं, अकर्स विद एक्सर्शन, ठीक है। मतलब ये हम कोई भी जब हैवी काम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी इस तरह की वर्कलोड उठाते हैं या कुछ भी, ठीक है, या कोई वजनी काम करते हैं तो उसकी वजह से दर्द महसूस होता है, उसको कहते हैं स्टेबल एंजाइना, ठीक है। फिर जब हम बैठते हैं, आराम करते हैं तो ये खत्म हो जाता है। ये हमने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख ले, उसमें आपको जो है वो बिल्कुल समझ आ जाएगा। दूसरा होता है अनस्टेबल या फ्री इन्फार्क्शन, ठीक है, इसको हम मतलब ये बिल्कुल जब आप बैठे हुए आराम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रेस्ट में है, तो भी आपको ये दर्द महसूस होता है। मतलब ये स्टेबल जैसे कि किसी काम करने की वजह से होता है, ये बिल्कुल आराम से बैठे बैठे जो है वो हो जाएगा आपको। और इट इज मोर कॉमन देन स्टेबल एंजाइना, ठीक है। तो ये जो है ज्यादा कॉमन होता है, स्टेबल एंजाइना से ज्यादा कॉमन होता है। अच्छा, स्टेबल एंजाइना का दर्द जो है वो 10-15 मिनट में खत्म हो जाता है, ये 10-15 मिनट से ज्यादा रहता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नंबर 3 जो इसका टाइप है उसको कहते हैं प्रिंसमेटल्स एंजाइना, या फिर इसको वेरिएंट एंजाइना कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी वेसोस्पेज्म, कोरोनरी आर्टरीज चिपक जाती है, उसके अंदर का जो स्पेस होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है, और ये भी रेस्ट में होता है या ज्यादातर जो है वो काम की वजह से भी होता है, मतलब दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। और इसमें जो है विद रिवर्सिबल एसटी एलिवेशन, तो जब आप एसटी एलिवेशन देखेंगे या ईसीजी देखेंगे तो उसमें आपको एसटी एलिवेट नजर आएगा, ऊपर की तरफ गया हुआ नजर आएगा, ठीक है। साइन सिम्टम्स क्या होंगे, यानी आपको कैसे पता चलेगा किसी बंदे को एंजाइना पेक्टोरस से, चेस्ट पेन होगा, ठीक है, रिलीव बाय रेस्ट इन नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, चेस्ट पेन होगा, जब बंदे को चेस्ट पेन हो जाएगा, वो बैठेगा, आराम करेगा तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा, यानी रेस्ट की वजह से वो दर्द खत्म हो जाता है, या नाइट्रोग्लिसरीन जो कुछ टैबलेट्स कुछ दवाइयां होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी खत्म हो जाता है। इलाज क्या है, रीपरफ्यूजन प्रोसीजर्स, मतलब उसका जो है डिफरेंट तरीके किए जाते हैं कि जिसका कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफिक बाईपास सर्जरी होती है, जो जो आर्टरी जहाँ पे ब्लॉक है उसको काट के कोई दूसरी आर्टरी लगा देते हैं, रास्ता उसका चेंज किया जाता है, उसको बाईपास कहते हैं। पीसीआई परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशंस, स्किन के ऊपर से जाके वहां पे जो है एक बलून, जिसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं बेसिकली, वहां पे एक बलून जो है वो इंसर्ट करते हैं, वो बलून को फुला देते हैं, तो जो आर्टरी जहां से ब्लॉक थी या जहां से नैरो हो चुकी थी वहां का स्पेस बढ़ जाता है, ठीक है।
तो ये 2 तरीके से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, अगर मतलब एंजाइना पेक्टोरिस है तो, ठीक है। मेडिकेशन कौन-कौन सी दे सकते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन में बहुत सारी मेडिकेशन आती है। नाइट्रोग्लिसरीन में बेसिकली वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं। वेज़ोडाइलेटर यानी कि ये ब्लड वेसल्स को बढ़ाने वाले होते हैं, ठीक है। नाइट्रेट्स का एक पूरी क्लास होती है, जिसकी वजह से इस्कीमिया खत्म हो जाएगा। जब इस्कीमिया खत्म होगा तो पेन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। यूजुअली सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादातर ये ज़बान के नीचे रखते हैं, ये निगलते नहीं है या फिर इसको चबा के खाते नहीं है, ठीक है। ये ज़बान के नीचे रखते हैं, वो खुद ब खुद जो है वो हल होके ब्लड में शामिल हो जाता है। कीप एन ओरिजिनल कंटेनर डार्क ग्लास बॉटल इन अ ड्राई कूल प्लेस, मतलब इसमें जो जिस कंटेनर में आते हैं, जिस टाइप ग्लास टाइप चीज में आते हैं, उसी में आपने रखना है, उसका कंटेनर चेंज नहीं करना है। डू नॉट सॉलो और च्यू दीज टैबलेट्स, जाहिर है उसको आपने खाना नहीं है, यानी जैसे सॉलो करते हैं, ठीक है, या फिर उसको चबा के नहीं खाना, बस आपने जबान के नीचे रखना है और वहां से वो आपके मतलब जो म्यूकस होता है उसमें हल होके बॉडी में शामिल हो जाएगा, ठीक है, आपके ब्लड तक चला जाएगा। इसी तरह दूसरे जो मेडिकेशन इसमें यूज होते हैं उसको कहते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये भी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देते हैं हार्ट को, और हार्ट के ऊपर जो वर्कलोड होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। इसी तरह एंटी प्लेटलेट्स या एंटी कोगुलेंट्स, ये प्लेटलेट्स को जमा होने से बचाता है, यानी प्लेटलेट सेग्रीगेशन, एक जगह पे जमा होने से बचाता है। प्लेटलेट से एक जगह पे जमा होंगे तो क्या होगा? क्लॉट बनेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लॉट होने से थ्रोम्बोसिस से रोकता है। इसी तरह बीटा ब्लॉकर जो होते हैं वो क्या करते हैं? मायोकार्डियल डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये हार्ट में ऑक्सीजन का इस्तेमाल कम करते हैं, तो हार्ट को फिर इतनी ऑक्सीजन की नीड नहीं होती और वो कम काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ दवाइयाँ होती हैं जो इस चीज में हम यूज करते हैं। अच्छा, इसी तरह मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या है, जिसको हम आम जबान में क्या कहते हैं? हार्ट अटैक, ठीक है। कंप्लीट ब्लॉकेज इन वन और मोर आर्टरीज ऑफ द हार्ट, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, या तो एक ब्लॉक है या एक से ज्यादा ब्लॉक हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसकी वजह से जो मसला होगा उसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आप देख रहे हो ये जो आर्टरी है ये ब्लॉक हो चुकी है, इसमें जो है कोई भी क्लॉट आ चुका है, ठीक है। तो आप इसको देख रहे हो, ये इसके नीचे जो हार्ट के मसल्स है वो खराब हो रहे हैं, ठीक है, तो ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहलाएगा। अब ये क्यों होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी वो जो है उसमें इस तरह का मसला हो जाएगा, वो ब्लड वेसल जो है आपकी या जो आर्टरी है वो नैरो हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल पतली हो जाएगी, तो इसकी वजह से होगा एंजाइना, जो अभी हमने पढ़ा, चेस्ट पेन, ठीक है, और एंजाइना के बाद शुरू होगा मायोकार्डियल इंफार्क्शन, यानी कि वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, हार्ट को ब्लड मिलेगा नहीं आर्टरी में, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक हो जाएगा, सही है। इसके साइन सिम्टम्स क्या होंगे कि सडन क्रशिंग रेडिएटिंग चेस्ट पेन दैट कंटिन्यूज डिस्पाइट रेस्ट एंड मेडिकेशन, मतलब आपको अचानक चेस्ट में दर्द महसूस होता है और आप उसको उसके लिए मेडिकेशन भी लेते हो, रेस्ट भी करते हो, लेकिन वो दर्द खत्म नहीं होता, ठीक है। इसी तरह शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, नोजिया वोमिटिंग होती है, पसीने आते हैं, स्किन बिल्कुल पेल हो जाती है, ठीक है, रेडी पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म और शोल्डर, जॉ, बैक, एपिगैस्ट्रिक एरिया, और वो जो दर्द होता है वो आपके एपिगैस्ट्रिक एरिया यानी कि मैदे वाले एरिया में होता है, आपके लेफ्ट आर्म और लेफ्ट शोल्डर में जा रहा होता है, नीचे लेफ्ट जबड़े में जाता है, ठीक है, बैक पीछे की तरफ जाता है, और ये सारी चीज उसमें होती है। इवन कि आपको मैदे में भी जलन सी महसूस होती है, ठीक है। अब डायग्नोज कैसे करेंगे, मतलब पता कैसे चलेगा कि हार्ट अटैक हुआ है या नहीं? तो इसके लिए हम कुछ केमिकल्स, कुछ चीजें देखते हैं। जैसे उसमें है एक ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन को आप देखोगे तो ट्रोपोनिन जब बढ़ेगा, ये एक एंजाइम होता है, ठीक है, जब ये बढ़ रहा होता है तो हमें पता चलता है कि मतलब ये हमें इशारा देता है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, ठीक है। स्ट्रेस टेस्ट करवाए जाते हैं, मतलब कुछ एक्सरसाइजेस करवाए जाते हैं, एक्सरसाइज अगर बंदा नहीं कर पाता तो पता चल जाता है। इसी तरह ईसीजी और ईकेजी एक ही चीज है ना, तो उसमें एसटी सेगमेंट से पता चलता है। एसटी सेगमेंट ये जो लिखा है, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन और नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, दो तरह का होता है, ठीक है। अगर एसटी एलिवेट हो चुका है, मतलब एसटी जो है वो ईसीजी में आप देखेंगे वो अच्छा खासा एलिवेट हो चुका है, तो इसका मतलब कि आर्टरी
पूरी तौर पर ब्लॉक है, ठीक है। और अगर एसटी एलिवेशन नॉन एसटी एलिवेशन मायोफार्क्शन अगर एसटी एलिवेट नहीं हो चुका तो पार्शियल ब्लॉक है, यानी वो आर्टरी बिल्कुल प्रॉपरली बंद नहीं है, थोड़ी सी बंद हो चुकी है, आधी बंद है, ठीक है। नॉट एसटी सेगमेंट इज एलिवेटेड, मतलब उसमें वो एलिवेट नहीं होता। एसटी डिप्रेशन और टी इन्वर्जन उसमें अक्सर नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो प्रॉपरली बंद नहीं हुआ है, पार्शियल ब्लॉक है, ठीक है। और अगर एसटी एलिवेट है तो वो कंप्लीट ब्लॉक होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? जो इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है, यानी जो फौरन आपने देना होता है, वो मॉर्फिन। मॉर्फिन जो बेसिकली ब्लड थिनर आप कह सकते हो, ये हार्ट का काम कम कर देता है और पेन कम हो जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा दी जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो ब्लड वेसल्स को खुला रखता है, ठीक है। एंटी थ्रोम्बोटिक मेडिकेशन एस्पाइरिन वगैरह, हेपरिन और थ्रोम्बोलाइटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो क्लॉट नहीं होने देती, या अगर क्लॉट है पहले से तो वो क्लॉट को तोड़ देती है, ठीक है। या फिर अगर इससे नहीं हुआ तो क्या करते हैं? परक्यूटेनियस कोरोनरी आर्टरी इंटरवेंशन जो अभी हमने पढ़ा, केप जी और एंड ये क्या लिखा हुआ है, एंडोटेरेक्टमी, यानी कट्स आउट द ब्लॉकेज, ठीक है। सॉरी, मतलब वो जो ब्लॉकेज है उसको कट करके, यानी जहाँ पे ब्लॉक था उस एरिया को कट करके निकाल देते हैं और जो सही एरियाज होते हैं उसको लगा देते हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है। प्रिवेंशन एंड रेस्ट, फिर बाद में क्या करेंगे? जाहिर है उसको जो है ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं, स्टेबल वगैरह रखते हैं और क्लॉट नहीं होने देते, जैसे फॉर एग्जांपल हेपरिन हो गए। पेशेंट एजुकेशन देते हैं उनको कि भाई आप जो है मतलब जब आपको साइन सिम्टम्स नहीं होते, लाइट एक्टिविटी, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, पेशेंट tend to ask when can I resume my sexual activity when you can do physical activity without symptoms, ठीक है। तो इस तरह उसके आप जवाब दे सकते हैं, मतलब वो अपनी जिंदगी में नॉर्मल कैसे आएगा। तो इसी तरह बहुत सारी चीजें जो है वो एज अ ट्रीटमेंट आपने यूज करनी है। ये जो कार्डियक बायोमार्कर्स आपको बताए गए हैं कि कार्डियक मतलब कौन-कौन सी चीजें हैं जिससे आपको पता चलेगा, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है ट्रोपोनिन, ठीक है। ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, यानी ट्रोपोनिन दो तरह का होता है। आई का नॉर्मल रेंज होता है लेस देन 0.03 और टी का होता है 0.1 लेस देन 0.1, ठीक है। अब अगर आई से ये बढ़ेगा, यानी 0.03 से ये बढ़ेगा, तो इसका मतलब होता है कि हार्ट अटैक हुआ है, ठीक है। अच्छा, बेस्ट इंडिकेटर ऑफ एन एक्यूट एमआई, मतलब ये बेस्ट इंडिकेटर है, इससे हमें पता चलता है ये कुछ प्रोटीन होते हैं जब हार्ट मसल डैमेज होता है या हार्ट अटैक होता है तो ये ब्लड में रिलीज होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके 3 आइसोमर है, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो है ट्रोपोनिन आई, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो कि ट्रोपोनिन आई जो है जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो 2 से 6 घंटे से लेकर ये ज्यादा होना शुरू हो जाता है और 10 से 24 घंटे में ये बिल्कुल पीक होता है, बहुत हाई लेवल पे होता है और फिर 5 से 9 दिन के बाद ये गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इलाज किया होगा, बंदा ठीक हुआ होगा, ठीक है। विटामिन डी जो है वो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने इसका वो पीक टाइम याद रखना है। इसी तरह होता है मायोग्लोबिन, ये भी एक प्रोटीन है जो मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। फाउंड इन कार्डियक एंड स्केलेटल मसल्स, मतलब ये मसल्स को ही काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, नॉट स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ एन एक्यूट एमआई बट अ नेगेटिव साइन इज गुड फॉर रूलिंग आउट एन एक्यूट एमआई, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये हमें फौरन बिल्कुल सही चीज बताए, लेकिन अगर ये माइनस हो रहा है या कम हो रहा है थोड़ा, तो इसका मतलब ये है कि वो कम है और इससे हमें अंदाजा हो सकता है कि मे बी हार्ट अटैक का मसला हो, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि 1 से 2 घंटे में ये बढ़ना शुरू हो जाता है, 2 से 6 घंटे में ये बिल्कुल पीक पे पहुंचता है और 12 से 24 घंटे के अंदर ये फिर वापस कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह है CKMB, क्रेटीन मकाइनेज एमबी, ठीक है, जो कि ये भी एक एंजाइम होता है और ये भी जो है अक्सर हार्ट अटैक के दौरान बढ़ता रहता है, ठीक है। कार्डियक स्पेसिफिक आइसो एंजाइम बट लेस रिलायबल देन ट्रोपोनिन, मतलब ये भी एक एंजाइम है लेकिन ट्रोपोनिन की तरह हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। ट्रोपोनिन ज्यादा रिलायबल है, उस पर आप अच्छा खासा यकीन कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। ये भी कब रिलीज होता है? जब हार्ट के मसल्स डैमेज होते हैं या
ब्रेन वगैरह डैमेज होता है, ठीक है। इसका भी आपको पीक वैल्यू बताया गया है। अच्छा, एंजाइना और मायोकार्डियल इंफार्क्शन में फ़र्क क्या है? एंजाइना का मतलब क्या है? लो ऑक्सीजन फ्रॉम नैरोड आर्टरीज, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मिल तो रही है लेकिन कम है, जिसकी वजह से दर्द होगा। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ऑक्सीजन है ही नहीं, आर्टरी कंप्लीटली तौर पर ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन होगा, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो है प्रेसिपिटेट बाय एक्सर्शन, एक्सरसाइज और स्ट्रेस। एंजाइना आपको किसी बाहरी काम की वजह से होता है, किसी एक्सरसाइज की वजह से या स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन मायोकार्डियल इंफार्क्शन किसी भी वजह से हो सकता है और ज्यादातर सुबह का टाइम होता है, ठीक है। मतलब उसके पीछे कोई रीजन नहीं है। अच्छा, इसी तरह आप इसमें देखोगे तो चेस्ट पेन एंजाइना के अंदर 1 से 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन मायोकार्डियल इंफार्क्शन का 20 मिनट से भी ज्यादा रहता है, ठीक है। अच्छा, ये जो एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना का जो दर्द है, ये रेस्ट की वजह से या नाइट्रोग्लिसरीन की वजह से खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये रेस्ट या नाइट्रोग्लिसरीन से खत्म नहीं होता, ठीक है। इसमें एसटी एलिवेटेड या फिर आप देखते हो कि वो जो प्रोटीन्स होते हैं या जो ट्रोपोनिन वगैरह होते हैं वो बढ़ते नहीं है, इसमें बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है इन दोनों में फर्क है। अच्छा, वॉल्वुलर हार्ट डिजीजेज जो बताए गए हैं कि हार्ट के वॉल्स में जो मसले आते हैं, तो कौन कौन से मसले आते हैं? एक होता है स्टेनोसिस, जिसको हम कहते हैं नैरोइंग ऑफ वॉल्वुलर ओरिफाइस, यानी वॉल जिसमें से ब्लड पास होता है, जब वो बिल्कुल छोटे हो जाए, सख्त हो जाए और उसका जो बीच का रास्ता है वो नैरो हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्टेनोसिस। रिगर्जिटेशन या इनसफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि वॉल प्रॉपर्ली बंद नहीं होता, तो जो ब्लड आगे जा रहा होता है और पीछे से वो बंद नहीं होता, तो वो ब्लड बैक फ्लो करता है, यानी वापस आता है, ठीक है। उसको रिगर्जिटेशन या इनसफिशिएंसी इनसफिशिएंसी कहते हैं। तीसरा होता है प्रोलेप्स, वॉल्वुलर लीफलेट्स फेल टू क्लोज एडिकेटली, या इसका जो मतलब है प्रोलेप्स का कि भाई हार्ट के जो वॉल है वो प्रॉपर्ली बंद नहीं होते, तो जब वो बंद नहीं होते तो उसकी वजह से ब्लड फ्लो सही नहीं होता। तो ये 3 तरह के मसले वॉल में आते हैं, ठीक है। इसमें आप देखते हो तो हर वॉल में या तो मेटल स्टेनोसिस, मेटल रिगर्जिटेशन, या तो मेटल वॉल सख्त हुआ उसमें रास्ता कम है, या मेटल वॉल बिल्कुल बेजान पड़ा है तो उसमें जितना ब्लड आगे जा रहा है तो उतना पीछे आता है, ठीक है। हर वॉल में स्टेनोसिस, प्रोलेप्स इस तरह के मसले होते हैं, ठीक है। एवोर्टिक स्टेनोसिस, एवोर्टिक रिगर्जिटेशन, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन, मतलब हर वॉल में ये चीजें हो सकती है, नाम के साथ उसका मसला आपको बताया गया है। तो आपको ये मसला पहले से पता हो कि स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन का मतलब क्या है, ये चीज आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये आप देख रहे हो पेसमेकर वगैरह का पूरा प्रोसेस आपको बताया गया। पेसमेकर यहाँ पे लगाते हैं जब हार्ट का प्रॉपर वो सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। इसके साथ ऐसे वायर फिक्स होते हैं, वो वायर इसमें लगते हैं और हार्ट को पंप करने के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी आपको बताया गया है हार्ट ब्लॉक्स के। हार्ट ब्लॉक क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंट्रोल द बीटिंग ऑफ योर हार्ट, they tell your heart muscle when to contract, a process is known as conduction। जैसे कि इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में, कि हार्ट के अंदर कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं जो हार्ट को कंट्रैक्ट रिलैक्स करवाते हैं, ठीक है, और उस उन पूरे प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। The normal timing of heartbeat is generated in the upper chamber of the heart in a structure called sinus node। और ये जो मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जहाँ से पूरा हार्ट कंट्रैक्ट होता है, वो हमारे एट्रियम वाले चैम्बर जो होते हैं ऊपर वाले, उसमें एक चीज होती है, उसको साइनस नोड या एसए नोड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप देख रहे हो कि when you have a heart block there is interference with the electrical signal that usually move from the atria to the ventricle। these signal tell your heart when to beat। मतलब हार्ट ब्लॉक का ये होता है कि जब हमारे वो सिग्नल डिस्टर्ब हो जाए जो हार्ट को कंट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, एसए नोड से एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस और फिर परकिंजी फाइबर्स, जब उसमें कोई मसला आता है, यानी एसए नोड से फॉर एग्जांपल सिग्नल जनरेट नहीं हो रहे, या फिर वो एवी नोड तक प्रॉपर नहीं आ रहे या बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज को हार्ट ब्लॉक कह सकते हैं, या फिर इस चीज को कंडक्शन डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। कंडक्शन डिसऑर्डर या हार्ट ब्लॉक तकरीबन एक ही चीज है, जिसमें हम ये बात करते हैं कि भाई हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम है, जो सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करते हैं, ठीक है।
इसमें फिर डिफरेंट डिग्रीज होती है, जैसे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जो है इज द लीस्ट सिवियर, यानी इतना खतरनाक नहीं होता। अब इसमें होता क्या है, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्लो डाउन इज दे मूव फ्रॉम योर एट्रिया टू वेंट्रिकल, यानी वो सिग्नल जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जाते तो है, लेकिन वो बहुत स्लो जाते हैं, ठीक है। इस तरह के हार्ट ब्लॉक को या इस तरह के मसले को हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं, और इसके लिए ज्यादातर कोई ट्रीटमेंट वगैरह की नीड नहीं होती, ये खुद ब खुद सही हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, mean that the electrical signal between your atria and ventricles can intermittently fail to conduct, मतलब वो ऐसे नोड से एवी नोड तक आते ही नहीं है सिग्नल, ठीक है, उसको सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक कहते हैं। इसका बताया जा रहा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जो कि यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। नंबर 3 है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक इज द मोस्ट सीवियर, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, और इसमें सिग्नल बिल्कुल आपके एट्रिया से वेंट्रिकल में नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, ठीक है, और ये ज्यादा खतरनाक होता है। देयर इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, दिस कैन रिजल्ट इन नो पल्स एंड अ वेरी स्लो पल्स इफ अ बेकअप हार्ट रेट इज प्रेजेंट, ठीक है। मतलब ये कि जब थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है तो उसमें बिल्कुल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं होती, जब कंडक्शन नहीं होगी तो पल्स नहीं होगी, तो इसी तरह पल्स गायब होना, फिर आपका हार्ट बीट खत्म हो जाएगा और इंसान मौत की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो ये ज्यादा खतरनाक होता है। अच्छा, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जैसे हमने पता चला कि इसमें मतलब कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई खास ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती। सेकंड में क्या होता है, डेजीनेस यानी चक्कर आना, बेहोश होना, ठीक है, आपको लगेगा कि आपके हार्ट बीट मिस हो रहे हैं, चेस्ट पेन होगा, सांस लेना मुश्किल होगी, नोजिया, फटीग, ये सारी चीजें होगी, ठीक है। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यानी आपकी जान भी ले सकता है। इसमें बहुत ज्यादा थकन होती है, इरेगुलर हार्ट बीट्स होती हैं, चक्कर आते हैं, बंदा बेहोश होता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, यानी कि हार्ट बिल्कुल बंद हो सकता है जिसमें कोई हार्ट बीट नहीं होगी, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, व्हेन विद फर्स्ट डिग्री में आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, सेकंड डिग्री यू मे नीड अ पेसमेकर इफ सिम्पटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। फिर इसमें जो है मतलब आप पेसमेकर लगाते हो, जो ऐसे नोड काम नहीं कर रहा होता उसकी जगह हम एक आर्टिफिशियल चीज लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड डिग्री में जो है उसमें भी आपको पेसमेकर की जरूरत पड़ेगी। इन एडिशन योर मेडिकल टीम में चेंजेस इन मेडिसिन यू आर टेकिंग, और साथ साथ मेडिसिन भी देते हैं, उसमें भी आप चेंज करते रहते हैं वो डिग्री को देखते हुए, ठीक है। ये आपकी रेफरेंस बुक है, इसमें नर्सिंग बंडल है, अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इन अ हार्ड कॉपी, ठीक है। आई हैव इट। और इसी तरह ये इस चैप्टर का लास्ट है, तो इसी के साथ हमारा कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर का चैप्टर कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।